आज पढ़ेंगे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कल हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ चुके थे। एक बार फिर बता दूं मैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कल हमने पढ़ा था वो क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आपने देखा था कि पराबैंगनी प्रकाश को कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपतित कराएं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसको प्रकाश विद्युत यानी धातु की पृष्ठ पर गिराएं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये आपने कल पढ़ा था और उसके रिजल्ट भी हमने देखे थे। और तीनों रिजल्ट क्या थे एक बार फिर बता दूं ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पहला था हमारे पास कि यदि एक्स एक्सिस पर हम तीव्रता लें और इधर धारा लें, है ना, ये इंटेंसिटी है और ये करंट है जिसको आई करें, तो दोनों का मान जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है धारा का मान भी बढ़ता है। दूसरा था हमारे पास कि प्रकाश जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे कैथोड है, एनोड है या कलेक्टर है ना, जिसमें संग्राहक पर हम जो विभव लगा रहे हैं उसका मान बढ़ाते जाएं तो उसको पॉजिटिव देंगे तो धारा का मान बढ़ता है, लेकिन जब नेगेटिव देंगे तो कट ऑफ वोल्टेज यानी धारा का मान जीरो, चाहे तीव्रता अलग अलग हो, सबके लिए कट ऑफ वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये दहली आवृत्ति को फिक्स करने में इस रिजल्ट का बहुत ही योगदान रहा था। और निरोधी विभव तीसरा था हमारे पास, अगर इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और न्यू आवृत्ति का ग्राफ खींचें तो वो सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो देखते हैं हम प्रकाश का तरंग सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव दोनों क्या कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रकाश की तरंग प्रकृति सुव्यवस्थित तौर पर स्थापित हो चुकी थी और प्रकाश की तरंग प्रकृति एक चिरसम्मत अवधारणा है और इस आधार पर प्रकाश किरणों की व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। प्रकाश की चिरसम्मत अवधारणा के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हैं। इन तरंगों की ऊर्जा तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट्स में सममित रूप से वितरित होती है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंगों की ऊर्जा सतत रूप से शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकती है और इसका वास्तविक मान तरंगों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की क्या असफलताएं रही वो भी हम देखते हैं। पहला बिंदु है, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ तरंग से संबद्ध दोलनी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के मान भी बढ़ते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों के मान बढ़ेंगे और तीव्रता के बढ़ने से इनके इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है वो E इंटू ई, हम जानते हैं F का मान Q इंटू ई होता है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q का मान E के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि उस पर जो लगने वाला बल है E भी बढ़ता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन प्रायोगिक परिणाम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। हमने ग्राफ देखा था, ठीक है, और इस तरह से तीव्रता आपने अलग अलग रखी, लेकिन ये कट ऑफ वोल्टेज है वो तीनों के लिए सेम था, यानी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार
आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर किसी भी आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जा सकता है, जबकि प्रायोगिक परिणाम देखें कि एक निश्चित आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश को भले ही कितनी तीव्रता क्यों न बढ़ा दी जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अर्थात चिरसम्मत सिद्धांत से दहली आवृत्ति के अस्तित्व को नहीं समझाया जा सका। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि आपके पास न्यू का मान न्यू 0 से तो अधिक होना ही चाहिए, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र में वितरित होती है। जब यह प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो इसकी ऊर्जा तरंगाग्र के ज्यामितीय क्षेत्र में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों को समान मात्रा में मिलती है। ऐसे में किसी एक इलेक्ट्रॉन को तरंगाग्र की ऊर्जा का एक बहुत छोटा अंश ही मिलता है। ये हम जानते हैं वेव जा रही है ना। अगर तरंगाग्र के रूप में है तो तरंगों का समूह होगा, और ये जो भी धातु की पृष्ठ है उस पर ये गिरती है तो ये कह रहा है, हम जानते हैं धातु के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इस ऊर्जा को इस पर वितरित कर दिया जाए तो सबको समान मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ऐसे में किसी एक इलेक्ट्रॉन को तरंगाग्र की ऊर्जा का बहुत ही छोटा अंश ही मिल पाता है। अतः चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार निम्न तीव्रता पर अगर तीव्रता कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को धातु के कार्यफलन जो क्या होता है आप जानते हैं, किसी धातु की पृष्ठ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होता है उसकी आवश्यकता होती है, उसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, और उसी को कार्यफलन कहते हैं। को पार करने या मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा को पाने के लिए बहुत अधिक समय लग सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है कि ये धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ऊर्जा मिली और ये बाहर आता है तो इसमें टाइम लगता है, ठीक। जबकि प्रायोगिक परिणाम बताते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में बहुत कम समय लगता है, 10⁻⁻8 सेकंड से भी कम। तो हम कह सकते हैं संक्षेप में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश के चिरसम्मत तरंग सिद्धांत में क्या अंतर है कि प्रकाश के चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के मूल लक्षणों की व्याख्या संभव नहीं है। इसलिए चिरसम्मत सिद्धांत क्या हो गया, असफल रहा, और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रहा। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ और ये माना गया कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है और उसकी ऊर्जा फोटोन एक कण की जो ऊर्जा है वो h न्यू होती है, न्यू आवृत्ति हो गई वहाँ पे। तो इस तरह से E = h न्यू नया सूत्र क्वांटम मैकेनिक्स में आया, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू फोटोन की ऊर्जा है, और फोटोन द्रव्यमान रहित होता है। फोटोन का कुल द्रव्यमान क्या होता है, 0। तो आगे हम और कल पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, ये जो हम कह रहे हैं E = h न्यू या E = n h न्यू, जहाँ n नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा, कल पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।